Myself, Dr. Vijay Kumar Veniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. Today we are going to start a new topic which belongs to subject law of tort. Topic's name is Doctrine of Remoteness of Damages. क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत किसी अप्रत्य से उत्पन्न हुई क्षति की क्षतिपूर्ति अप्रत्य के अंतर्गत कराई जाती है। अप्रत्य में क्षतिपूर्ति का वाद दायर कर पीड़ित को क्षतिपूर्ति कराई जाती है। बट एक कार्य के कई परिणाम हो सकते हैं। A tort have lot of consequence. For example, A को B ने टक्कर मार दी। A के पैर में चोट लगी। पेट में चोट लगने के कारण A 30 दिन तक कार्य पर नहीं जा सका, फैक्ट्री नहीं जा सका, जिसकी मंथली इनकम 15,000 रुपये है। ए के नहीं जाने की वजह से इसकी पत्नी सी भी अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पाई क्योंकि ये हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटलाइज होने के पश्चात इसका 20,000 रुपये खर्च आया। ठीक है। सी जो कि एक वर्किंग लेडी है, वो भी अपने काम पर नहीं जा पाई, जिसकी मंथली इनकम 5,000 रुपये है। ए के बच्चे एक्स और जेड ये दोनों भी स्कूल नहीं जा पाए, परंतु इनके स्कूल की फीस 5,000 रुपये मंथली गई। बी के द्वारा ए को एक्सीडेंट करने के कारण इतने परिणाम घटित होते हैं। कितने परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति दिलाई जाए और किस रीजन से? एक रीजन से रीजन उत्पन्न हुए, कारणों से कारण उत्पन्न होते हैं, तो कारणों के कारण कहाँ तक हम क्षतिपूर्ति दिलाएं, ये हमारा टॉपिक है। कि एक व्यक्ति को अगर किसी तरह की कोई क्षति कारित होती है, डैमेज होता है, तो उसके प्रभाव अनेक होते हैं। तो हम कितने प्रभावों तक क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं या क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, ये है हमारा टॉपिक नुकसानी की दूरस्थता का सिद्धांत, कि कहाँ तक हम क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट हैं। दूरस्थता का परीक्षण करने के लिए 2 डॉक्ट्रिन हैं, टेस्ट किए गए हैं, जो कि वर्तमान समय में भी एक उनमें से लागू है। पहला और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस प्रत्यक्ष परिणाम किसी भी कार्य से उत्पन्न हुए जो प्रत्यक्ष परिणाम हैं, उन सभी की क्षतिपूर्ति इसके अंतर्गत कराई जाती है। यह कसौटी, यह परीक्षण, यह टेस्ट, यह सिद्धांत 1921 से लेकर 1960 तक लागू रहा, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा है युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत, रीजनेबल फोरसाइट। ये सिद्धांत की मान्यता है। सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जहाँ तक एक व्यक्ति युक्त रूप से किसी कार्य के परिणाम के बारे में आकलन कर सकता है, अनुमान कर सकता है, वहाँ तक ही क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। ये जो 2 टेस्ट है, परीक्षण है क्षति की दूरस्थता के, वो 2 आधार पर किया जाता है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, प्रत्यक्ष परिणाम। जितने भी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए। इस कॉन्सिक्वेंस को सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस को सबसे पहले अप्लाई किया रीपोलेमस फर्नेस वीथी एंड कंपनी। हालांकि इससे पूर्व भी ऐसा किया जाता रहा होगा, पर फर्स्ट जो केस था जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ, वो फर्स्ट केस था रीपोलेमस फर्नेस वीथी एंड कंपनी। 1921 का ये केस है। इस मामले में प्रतिवादी द्वारा वादी का जहाज
प्रतिवादी द्वारा वादी का जहाज किराए पर लिया गया, जिसमें बेंजामिन और पेट्रोल ढोने के लिए। एक दिन जब माल ढुलाई हो रही थी तो पेट्रोल और बेंजामिन के पात्र जहाज में चूने लग गए। चूने के पश्चात प्रतिवादियों द्वारा बंदरगाह पर लाकर जब माल उतारा जा रहा था तो प्रतिवादी के नौकरों द्वारा एक तख्ता, लकड़ी का तख्ता गिर गया असावधानी से, और उससे कमरे में जो वाष्प भर गया था उससे आग लग गई और वादी का जहाज डिस्ट्रॉय हो गया। तो वादी का जहाज डिस्ट्रॉय हो गया तो उसने न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया है। और न्यायालय में ये प्रत्यक्ष किया कि अगर प्रतिवादी के नौकरों द्वारा जरा भी सावधानी बरती गई तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। इस वाद में वादी को 2 लाख पाउंड क्षतिपूर्ति दिलाई गई। इस निर्णय की काफी आलोचना हुई, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं किराए का जहाज लेकर कार्य कर रहा है उसके द्वारा 2 लाख पाउंड वादी को जहाज की कीमत अदा करनी होगी। उसके पश्चात दूसरा केस लिस्वोस्क ड्रेजर वर्सेज एडिसन, ये 1933 का केस है। लिस्वोस्क ड्रेजर वर्सेज एडिसन। इस मामले में एक जहाज द्वारा दूसरे जहाज को टक्कर मारी गई। दूसरा जहाज को जब टक्कर मारी गई तो ए जहाज द्वारा बी को टक्कर मारी गई। ए के कर्मचारियों ने, मालिकों ने, नौकरों ने मिलकर बी जहाज को चलने योग्य कर दिया। इसके पश्चात ये जहाज अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। आगे मौसम की मार के कारण जहाज को अन्य क्षतिकारित हुई कि तूफान में फंसने के कारण इसको अन्य क्षतिकारित हुई। जब तूफान में जो क्षति हुई और टक्कर से जो क्षति हुई, उन दोनों के लिए जब जहाज तट पर पहुंच गया तो उसका कार्य कराया गया। तो यहाँ पर वादी द्वारा प्रतिवादी से जहाज की कीमत, जहाज की मरम्मत की कीमत उसके साथ साथ जितने दिन जहाज पर काम बंद रहा उसकी कीमत, और नए जहाज खरीद न पाने के कारण जो ऊंचे भाड़े पर जो जहाज किराए पे लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए वादी के द्वारा, इन सब की मांग प्रतिवादी से की गई। न्यायालय द्वारा मरम्मत और काम बंद होने पर जो क्षति हुई, इन दोनों की क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा दिलाई गई। पर काम के बंद होने पर जो नया जहाज किराए पर ऊंची कीमत पर लेना पड़ा, उसके लिए न्यायालय ने तर्क स्वीकार कर दिया कि वो काम अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए, जो बीच में काम बंद रहा, अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए ऊंची कीमत पर जो भाड़े पर जो जहाज लिया गया, उसके लिए उस जो कीमत खर्च करनी पड़ी, उसके लिए न्यायालय ने प्रतिवादी को यहाँ पर दायित्वाधीन नहीं ठहराया है।
तो यहाँ पर प्रत्यक्ष परिणाम की कसौटी को काफ़ी हद तक चेंजेस कर दिया गया। हालांकि ये प्रत्यक्ष परिणाम है कि काम बंद होना, जहाज को क्षतिकारित होना, क्षति की वजह से काम बंद होना, और थर्ड, जो काम बंद रहा उसके पश्चात जो नई ऊंची कीमत पर नया जहाज लिया किराए पर और अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए गए, ये तीनों प्रत्यक्ष परिणाम है। बट न्यायालय द्वारा यह आकलन किया गया कि इसके बारे में कोई व्यक्ति पूर्वानुमान भी नहीं कर सकता, हालांकि ये प्रत्यक्ष परिणाम है। तो कहाँ तक, किस सीमा तक हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन केस है, म्यूनिसिपल बोर्ड खीरी वर्सेस राम भरोसे। ये भारतीय वाद है। इस वाद के अंतर्गत राम भरोसे का पड़ोसी ए को म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा चक्की चलाने का लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस देने के पश्चात ए द्वारा आटा चलाने की चक्की मकान में लगा दी गई और लंबे समय तक कारोबार किया गया। करीब 7-8 महीने बाद उस कंपन से पड़ोसी की दीवार गिर गई। पड़ोसी की दीवार गिर गई तो यहाँ पर राम भरोसी जी ने ए पर वाद करने के बजाय म्यूनिसिपल बोर्ड खीरे पर वाद दायर किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि बोर्ड द्वारा लाइसेंस न दिया जाता तो उसको क्षतिकारित नहीं होती, अतः क्षतिपूर्ति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करे, म्यूनिसिपल बोर्ड खीरी करे। न्यायालय द्वारा इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया और निर्णय दिया गया कि यह प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है और इसके बारे में कोई पूर्वानुमान भी नहीं किया जा सकता, इसलिए क्षतिपूर्ति यहां पर नहीं दिलाई गई। एक केस स्कॉट बनाम शेफर्ड वर्सेस शेफर्ड 1773 का केस है। इस मामले में एक मार्केट में ए द्वारा एक छुरछुरी पटाखा की लड़ी बी मार्केट में जलाकर फेंक दी गई, जो बी के ऊपर गिरी। बी ने उठाकर सी पर फेंक दी। सी पर मतलब जानबूझ कर नहीं फेंकी है, पर उठाकर मार्केट में फेंक दी है। सी ने उठाकर आगे फेंक दी, डी पर गिरी। डी ने उठाकर आगे फेंक दी, ई पर गिरी, फिर एफ पर गिरी। एफ की आंख फूट गई। उसने क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया। पहली बात तो ये किस पर किया जाए, क्योंकि कारणों का कारण और परिणामों का परिणाम इसमें जुड़ गया है। अब ये कार्य का सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो क्षतिपूर्ति एफ ई से, सी से, डी से, बी से किससे ले? और ए पर अगर क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया जाता है तो क्या ए क्षतिपूर्ति देने के लिए दायित्वाधीन है? क्योंकि यहां पर एफ को क्षतिकारित हुई है। इस वाद में न्यायालय द्वारा ए को दायी ठहराया क्योंकि ये ए के कार्य का स्वाभाविक परिणाम है जो कि घटित होना ही होना है। इस आधार पर या ए यह पूर्वानुमान कर सकता है कि अगर वो छुरछुरी छोड़ेगा तो उससे किसी न किसी को क्षतिकारित होगी। द्वितीय परीक्षण आपका जो सेकंड है, वो सेकंड परीक्षण है रीजनेबल फोरसाइट। युक्त पूर्वानुमान क्या है?
इसमें एक लीडिंग केस है, ओवरसीज टैंकशिप यूके यूनाइटेड किंगडम वर्स यूके लिमिटेड वर्सेस मार्स डाक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मार्क्स डाक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इस मामले में एक जहाज सिडनी बंदरगाह, सिडनी के बंदरगाह पर खड़ा है। वैगन माउंट जहाज का नाम। इस केस को वैगन माउंट केस भी कहा जाता है और पिछले केस को रीपोलेमिस, क्योंकि जो शॉर्ट नेम है वो रीपोलेमिस है। वैगन माउंट जहाज खड़ा है। यहां पर तेल भरते समय जहाज से कुछ तेल तट पर यानी बंदरगाह पर फैल जाता है, जहां दूसरी ओर कोरिमल जहाज पर वेल्डिंग का कार्य चल रहा है। जुड़ाई वेल्डिंग का कार्य चल रहा है। मैनेजर द्वारा आकर पूछा भी गया कि जो तेल है वो सतह पर आ गया है, क्या किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका है। बट मैनेजर द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात तट पर काम जारी रहा। कोरिमल जहाज के वेल्डिंग का काम भी जारी रहा और ये तट पर ये वैगन माउंट जहाज भी खड़ा रहा। कुछ 60 घंटे पश्चात लगभग 2 दिन बाद में जह वेल्डिंग से या अग्नि से जह तट को नुकसान पहुंचा, क्योंकि आग लग गई और तट को नुकसान पहुंचा, तो यहां पर वादी ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया है और तर्क दिया है कि आपके नौकरों की असावधानी की वजह से तेल सतह पर गिरा और जिससे आग लगी और तट को नुकसान पहुंचा। परीक्षण न्यायालय यानी ट्रायल कोर्ट ने रीपोलेमिस वाद का अनुसरण किया और क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी को दायी ठहराया, परंतु इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में की गई जहां पर निर्णय रहा कि यहां पर वादी का मैनेजर भी तट पर जो तेल था उससे संतुष्ट था कि इससे किसी प्रकार की कोई हानि तट को होने की संभावना नहीं है और उसके द्वारा भी ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न प्रतिवादी के द्वारा। तो इस आधार पर निर्णय दिया गया, ट्रायल कोर्ट के निर्णय को उलटकर निर्णय दिया गया कि रीपोलेमिस में प्रतिपादित सिद्धांत अब तर्कसंगत नहीं रह गया है और विवेकशील व्यक्ति यानी रीजनेबल पर्सन या रीजनेबल युक्तियुक्त पूर्वानुमान के द्वारा जितना व्यक्ति युक्तियुक्त पूर्वानुमान कर सकता है किसी की क्षति के लिए, उतना ही क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। तो वैगन माउंट के केस में 1961 का केस है। 1961 के केस में यहाँ पर रीजनेबल फोरसाइट का नियम लागू कर दिया गया। तत्पश्चात एक नए केस ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट। इस केस के इफेक्ट कुछ इस प्रकार है कि इस केस में
एक बच्चा पैराफिन लैंप से खेलता हुआ एक गड्ढे में गिर गया। पैराफिन लैंप, क्योंकि सड़क पर कार्य चल रहा था, नाली का काम चल रहा था, वहां पर पैराफिन लैंप लटकाया गया था काम करने वाले ठेकेदार के द्वारा, लेकिन बच्चा उस पर आकर्षित हुआ और उससे खेलता हुआ उस गड्ढे में गिर गया, जिसके लिए क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया है। यहाँ पर तर्क प्रस्तुत किया गया कि मैंने सावधानी के सभी उपकरण लगा दिए थे और मैंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती, इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं है। लेकिन न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि पैराफिन लैंप से बच्चे आकर्षित हो सकते हैं और बच्चे उस कैंपस को हटाकर, जो चारों तरफ घेरा लगाया था उसको हटाकर भी, कैनवास को हटाकर अंदर जा सकते थे, और इस बात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे आकर्षित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं, इसलिए क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। वर्तमान समय में रीजनेबल फोरसाइट, युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत या परीक्षण लागू है। अन्य कई केसों में, फॉर एग्जाम्पल डार्टी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में, और एक भारतीय केस आलोकनाथ वर्सेस गुरुप्रसाद 1963 का केस है, और भी बहुत सारे, डेपर वर्सेस होल्डर, कई केसों में युक्त पूर्वानुमान के सिद्धांत को लागू किया है। तो ये हमारे 2 परीक्षण थे क्षति की दूरस्था के संबंध में, और इसके साथ साथ इसमें कई अन्य केस हैं। मुख्य लीडिंग केस मैंने आपको करवा दिए हैं, अन्य केस भी हैं जिनको आपको देखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके।